स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मिशन पे द पीपी शो। फरवरी से ये जो शो शुरू है उसमें जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो विशिष्ट कैसे बने और उनकी जीवन में क्या स्ट्रगल स्टोरी है और कितने कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया है, ये विशिष्ट व्यक्तियों की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी हम दर्शकों तक लाने की प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो चिर परिचित चेहरा है, सभी को पता है। कांग्रेस कमेटी के नेता और कांग्रेस कमेटी के खासकर मीडिया विभाग के, संचार विभाग के जो सदस्य हैं, नितिन भंसाली जी का एक बहुत ही बड़ा और लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है। तो मुझे पता है कि दर्शक अब मेरी आवाज़ कम सुनना चाहेंगे और नितिन जी की बातें सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो हम नितिन जी से उनके जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के अब तक के सफ़र के बारे में बहुत सी बात करेंगे। तो नितिन भंसाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज मिशन के द पीपी शो में। नमस्कार, आपने इस काबिल समझा। देखिए, काबिल तो आप हैं, इसीलिए आज आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं। युवा दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि और समथिंग मोर अबाउट नितिन भंसाली, क्योंकि खासकर कोविड के बाद जो युवाओं में असमंजस की स्थिति है नितिन जी, उसको लेके एक डिप्रेशन का माहौल भी समाज में आया है और आप तो बहुत सारी फेजेस से गुजरे हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें आपकी लाइफ के बारे में मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। तो शुरुआत करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड से, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में वो दर्शकों को बताएं। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी बहुत ही साफ है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन फैमिली से हूँ। मेरे पापा का बिजनेस था। हम लोग मूलतः आज से अगर हम 35-40 वर्ष पहले की बात करें तो मुंबई में हम लोगों का रहना का होता था और हम गुजरात के कच्छ संभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से मतलब बिलोंग करते हैं। फादर बिजनेस पर्पस पे छत्तीसगढ़ आए, बाद में हम सब छत्तीसगढ़िया हो गए। मेरे आधार कार्ड से लेकर सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ की हैं। मेरा एजुकेशन भी छत्तीसगढ़ में हुआ है और मेरे पूरे परिवार में, ख़ानदान में कोई भी राजनीति में नहीं है। मैं ये भी बता दूं, मेरे को छोड़कर हो सकता है कि मैं ही एक नालायक हूँ, बाकी सब अच्छे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। पर अब तो फादर और मदर जो है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा, कोविड की बात कही, तो मम्मी लास्ट ईयर ही मम्मी की डेथ हुई और इस ईयर पापा की डेथ हुई, तो उनको काफ़ी मिस करता हूँ। और बस जैसा उन्होंने जो एक मार्ग बताया, उस मार्ग पे चलने का एक उद्देश्य और एक संकल्प है, उसे पूरा कर रहा हूँ। मेरे परिवार में हम 5 बहन और 2 भाई हैं, जिसमें एक बहन की आज से लगभग 5 या 6 वर्षों पहले कैंसर से डेथ हो चुकी है। 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। मेरे से छोटा भाई है, रायपुर में ही रहता है, और चारों बहनें हैं वो अपने ससुराल में, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव और गुजरात के वडोदरा। तो एक बहुत ही हंसता खेलता परिवार मम्मी और पापा छोड़ गए हैं, जिसका जिम्मेदार मतलब एक बड़े बेटे होने के नाते उस परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर छोड़ गए हैं, जिसको निर्वहन करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नितिन जी, बिल्कुल जो बड़ा होता है उस पर जिम्मेदारियां आती हैं और हमें पता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। इसलिए पता है कि क्योंकि आप जब दूसरों के लिए इतने काम करते हैं, इतनी सेवाएं देते हैं, तो आपकी जो संवेदनशीलता है वो किसी से छुपी नहीं है। हम थोड़ा सा आपके अतीत में चलते हैं कि नितिन बचपन में कैसे थे। क्या जैसे शांत, गंभीर और एकदम फोकस्ड नितिन भंसाली को आज हम देखते हैं, बचपन में कैसे थे आप? बिल्कुल छोटा था तब तो काफ़ी शांत था, पर स्कूल और कॉलेज की लाइफ के बारे में यदि मैं बताऊं तो मैं बहुत बदमाश लड़का था। इस बात को बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मेरे क्लास टीचर से लेकर मेरे टीचर्स तक काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन जब उनकी क्लास से पास होकर निकलता था तो ये ज़रूर कहते थे कि ये लड़का इतनी मस्ती के बावजूद पास कैसे हो गया। लास्ट के 5 दिन ही मैं किताबों को खोलता था और बाकी पूरा समय वही लड़कों को इकट्ठा करना, छात्रों को उनकी प्रॉब्लम्स देखना, प्रॉब्लम्स के बहाने प्रिंसिपल पे दबाव बनाना, तंग करना। मुझे ये बात बोलने में भी कोई मतलब बोलनी तो नहीं चाहिए, पर स्कूल के कुर्सी टेबल भी तोड़ देना, ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ भी कभी कभी निर्मित हो जाती थी, जिसकी वजह से कुछ स्कूलों से मुझे निकाला भी गया रायपुर में, नाम नहीं लूँगा। और
बुलाया जाता था पेरेंट्स को, तो बोलते हैं कि माँ बाप तो बच्चों के लिए ही झुकते हैं, तो फिर घर में आके थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन काफ़ी प्यार करते थे। और उसी प्यार ने शायद उस मस्ती पे मुझे ले जाने में वो किया, पर ठीक है। उस मस्ती से ही देखिए तो छात्र राजनीति में प्रवेश हुआ, और छात्र राजनीति का जो प्रवेश हुआ तो बस उसके बाद फिर वो सिलसिला रुका नहीं। आज तक का किस्सा जो है लोगों को मुझे लगता है मालूम ही होगा सब कुछ। तो ये समझा जाए कि राजनीति का जो बीज था वो शायद बचपन से ही आपके अंदर था। बोलते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि आप छात्रों के अधिकारों के लिए प्रिंसिपल पे दबाव बनाना और बेंच भी तोड़ देते थे, तो खैर वो राजनीति का एक पार्ट है, आंदोलन करते थे। उस समय हो सकता कि उसका प्रारूप दूसरा हो, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति का बीज आपके अंदर था, इनबिल्ट था। लेकिन नॉर्मली ये होता है, जैसा आपने बताया कि मेरे आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, तो नॉर्मली देखा गया है कि इंसान पॉलिटिक्स में या किसी भी फील्ड में आता है तो एक प्रेरणा स्रोत होता है उसका। तो राजनीति में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मैं टीवी पे अक्सर राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया को देखा करता था, उनकी स्पीचेस सुना करता था, उनके कामों को देखा करता था। पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था, न्यूज़पेपर में रेगुलर पढ़ता था। तो मेरी राजनीति में आने की वजह ये कहूँ, एक गैर राजनीतिक परिवार का लड़का यदि राजनीति में है तो मैं उसके लिए अपनी प्रेरणा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी और स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी को मानता हूँ। तो उनको देखकर ही मैं राजनीति में आया, और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित होता था उनके कामों से। नितिन जी, मुझे लगता है कि कम उम्र में ही आपने राजनीति ज्वाइन कर ली, और जिस प्रकार से राजनीति में आप सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते गए, तो सक्रिय राजनीति की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई? देखिए, सक्रिय राजनीति की शुरुआत यदि मैं कहूँ तो राजनीति में उदय आप कहें तो NSUI में ही जब हम पढ़ते थे जब ही हो गया था। पर यदि आप ये कहें कि एकदम एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं कब आया, तो राज्य गठन के बाद वर्ष 2000 में, और उसके बाद जिला यूथ कांग्रेस में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनना, उसके बाद उस पर काम करना। उस पर 3 वर्ष तो चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद युवराज देवव्रत सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के। उसके बीच में एक दूसरे भी अध्यक्ष बने, तो उनके साथ मैंने स्टेट कमेटी में भी काम किया यूथ कांग्रेस में। और उस समय काफ़ी मुद्दों को लेकर धरना देना, प्रदर्शन करना, आक्रामक प्रदर्शन करना, ऐसे किस्से भी हुए। पुलिस में कई मामले भी ऐसे दर्ज हुए, राजनीतिक मामले, जो कि आज की तारीख में तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो वो एक विपक्ष की, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में किसी के भी निखार विपक्ष की पॉलिटिक्स में रहते हुए ही आता है, पक्ष में नहीं आता। तो हम लोगों ने जो 15 वर्ष छत्तीसगढ़ में हमने संघर्ष किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, तो आज जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिमागी तौर पे जो मजबूत है या जो एक एक्सपीरियंस हो चुका है उसको, ये वही वजह है कि 15 सालों तक वो इतने पके हैं विपक्ष में रहकर कि वो उनको कोई अब मात नहीं दे सकता। तो 2000 से ही मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया, और उसके बाद यूथ कांग्रेस में जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की जिम्मेदारी मुझे दी गई, और आज प्रदेश स्तर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी पूरा सम्मान और मान है, और मीडिया विभाग में हूँ। नितिन जी, आपने बहुत से संघर्ष किए, बहुत सी राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन आपका जो एक्सेलेंसी माना जाता है खासकर पार्टी के मीडिया विभाग में, आप जब टीवी पे बात करते हैं तो आप वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, बना बनाया व्यक्ति, कैसे रेडीमेड व्यक्ति कहीं से अगर आप खरीद के लाएं या बैठा दें, तो आप इतना अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं, पहला प्रश्न। और इसी में एक सब क्वेश्चन है कि नॉर्मली देखा गया है कि राजनीतिक व्यक्तियों को समय नहीं मिल पाता है, और अपने टाइट शेड्यूल में आप, क्योंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे आप वर्कआउट्स करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, अपने आप को फिट रखते हैं। तो इतना सब वक्त कैसे निकाल लेते हैं, और ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि वेल मेंटेन रहने का? देखिए, वेल मेंटेन तो मैं ऐसा सोचता हूँ सभी को रहना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। हम यदि मिरर में देखते हैं, मिरर में यदि हम अपने आप को देखें और हमको लगे कि हम अच्छे दिख रहे हैं, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, एक पॉजिटिविटी आती है, और वो पॉजिटिविटी फिर सबको मिलती है। तो सबसे पहले हमको खुद को ये फील होना चाहिए कि हम अच्छे दिख रहे हैं। अब यदि टीवी चैनल्स में बैठना है तो स्क्रीन पे हमको लोग देख रहे हैं,
हम पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये लगना चाहिए कि जो पार्टी का जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है वो व्यवस्थित है, तो उससे पार्टी का भी एक अच्छा मैसेज जाता है, हम जो बोलते हैं वो भी एक अच्छा मैसेज जाता है। दूसरी बात जो आपने कही कि मैं टाइम कैसे निकाल लेता हूँ, तो बहुत आसान सी बात है। मैं बता दूँ निजी तौर पर कि मैं 24 घंटे में बमुश्किल 4.5 घंटे से ज़्यादा मुझे नींद ही नहीं आती है। रात को मैं 12, साढ़े 12, 1 बजे तक सोता हूँ। सुबह में 5 बजे, साढ़े 5 बजे, 6, साढ़े 6 बजे के आसपास मेरी आँख खुल जाती है। सबसे पहले मैं उठ के जिम ही जाता हूँ। और एक्सरसाइज के लिए मेरा एक पंच लाइन जो है, मैं हमेशा भूलता हूँ या कुछ भी सोशल मीडिया में यदि मैं वीडियो डालूँ या कुछ करूँ, कि जो फिट है वो हिट है। और बिल्कुल फिटनेस के लिए मैं कोई वो डंबल उठा कर वो सब नहीं, मैं कार्डियो और क्रंचेस और इस तरीके की किक बॉक्सिंग से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो फिज़िकली हमको फिट रखने में काफ़ी कारगर साबित होती हैं, वो मैं रेगुलर करता हूँ। थोड़ी बहुत वेट एक्सरसाइज भी करता हूँ और ईश्वर की दया से बिल्कुल निरोगी हूँ और स्वस्थ हूँ। तो लोगों को भी आपके चैनल से ये ज़रूर कहूँगा कि समय निकाल कर अपने कितने भी बिजी शेड्यूल हो, हमारे जिम में ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास मेरे से भी बहुत कम समय होगा। आपने जैसा कि पूछा कि आप टाइम कैसे निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन तो उनसे करो तो और बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे लोग भी आते हैं पर वो टाइम निकालते हैं, क्वालिटी टाइम होता है। इसमें हमको मेंटली भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है कि हम जब सुबह एक फ्रेश माहौल में एक्सरसाइज के बाद जब हम अपने लोगों से एक मिले, एक सर्कल भी बनता है और वो सर्कल से भी एक पॉजिटिविटी आपको मिलती है जो दिन भर आपको एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी देते रहती है। मेंटल पीस से एक बात जहन में आई। नॉर्मली नितिन भंसाली को खुशमिजाज इंसान देखा गया है, बहुत ही सभ्य, वेल मैनर्ड, वेल स्पोकन, आपकी शैली में भी आपका पूरा कंट्रोल रहता है। नितिन जी, कभी गुस्सा नहीं आता है आपको? बहुत ज़्यादा आता है। अभी थोड़ा सा कम हुआ है पहले से, लेकिन गुस्सा तो मैं सोचता हूँ एक ज़रूरत है इंसान की, आना चाहिए। कहते हैं ना कि समुंदर का पानी, यदि समुंदर का पानी खारा नहीं होता तो उसे लोग पी जाते, पी के ख़त्म कर देते। तो गुस्सा होना लाजमी है। मुझे गुस्सा भी आता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है और मुझे उस समय अंदाज़ा नहीं रहता है कि सामने वाला कौन है या मैं उसे किस तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद मुझे गुस्से करने के एक चीज़ मेरे अंदर शायद अच्छी है कि गुस्सा करने के बाद मुझे आधे घंटे बाद ये फील ज़रूर होता है कि यार मैंने उसको इतनी ज़ोर से डांट क्यों दिया। तो मैं फ़ोन करके फिर उसको ये भी बोल देता हूँ, यार कि माइंड मत करना, मैं थोड़ा डिस्टर्ब था और मैंने तुमको ज़ोर से बोल दिया, लेकिन हाँ तुम्हारी गलती थी, ये तुम एक्सेप्ट कर लो, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। यही क्वालिटी होती है कि गुस्सा क्षणिक होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन एक मानवता होती है कि हम किसी के ऊपर भी आक्रोशित हो जाते हैं तो उससे हम माफ़ी भी मांग लेते हैं, उससे संबंध कभी खराब नहीं होता है। नितिन जी, गुस्सा आपने कंट्रोल करना आपको आता है और आप फिटनेस पे भी आप पूरा ध्यान देते हैं, राजनीतिक शुचिता का भी पालन करते हैं। आपको देखा गया है कि आप कभी निजी टिप्पणी नहीं करते हैं न्यूज़ चैनल्स पे। निजी टिप्पणी मुझे ऐसा लगता है कि खास करके किसी के फैमिली के मैटर में नहीं करनी चाहिए। राजनीति में यदि आपकी लड़ाई सामने दल के व्यक्ति से है तो वो लड़ाई वहीं तक सीमित रहनी चाहिए, परिवार तक के नहीं जानी चाहिए। ऐसी मेरी एक निजी सोच है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल वैसा ही करूँ कि किसी की फैमिली पे मैं कोई अटैक ना करूँ। यदि ठीक है वो व्यक्ति कहीं गलत है, राजनीतिक विचारधाराएं हमारी नहीं मेल खा रही हो या फिर कोई राजनीतिक लड़ाई हो, तो ठीक है 1 to 1 होनी चाहिए, इसमें परिवार को घसीटना नहीं चाहिए। ऐसी मेरी निजी सोच है। नितिन जी, हमने सुना है और देखा भी है, और दर्शकों को बता दो कि मेरा तो पर्सनल अनुभव भी है। नितिन जी के साथ भी मैं बहुत समय गुजारता हूँ। थोड़ी सी व्यस्तताएं कितनी भी हों, लेकिन नितिन जी से मुलाकात होती रहती है और मैं बहुत करीब से जानता हूँ नितिन जी को। नितिन जी, आपकी एक फाउंडेशन भी है, एनजीओ भी है। आप इस बात के लिए भी प्रचलित हैं कि आपका जितना बड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस है उतने ही आप ग्राउंड टू अर्थ भी हैं। आप अपना जन्मदिन अनाथ बच्चों के साथ मनाते हैं, वृद्धाश्रम में मनाते हैं। अभी अभी देखा गया कि आपने अपनी माता जी की याद में वृक्षारोपण भी किया। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि ये समाज सेवा की प्रेरणा आपके जहन में कहाँ से आई, या ये आपके इनबिल्ट कैरेक्टर्स में से एक है? जैसे राजनीति है वैसे ये भी है। सोशल वर्क को मैंने हमेशा अपनी पॉलिटिकल लाइफ से दूर रखने की कोशिश की है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई सोशल वर्क करूँ तो वो मैं मेरे फाउंडेशन के नाम पर करूँ, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर या राजनीतिक बैनर पर ना करूँ। मेरी ये कोशिश होती है,
ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली? तो ये प्रेरणा मुझे मेरे फैमिली से मिली। मेरे परिवार में मेरे मदर फादर काफ़ी सोशल रहे। पापा चूँकि इतना बड़ा परिवार था तो उनको समय नहीं मिला। लेकिन मुझे ईश्वर ने यदि मम्मी पापा के आशीर्वाद से यदि ताकत दी है और समय दिया तो मुझे बिल्कुल लोगों के लिए, समाज के लिए सोचना चाहिए, करना चाहिए। और मैंने देखा है कि हम जब नेकी करते हैं ना तब इसके परिणाम हमें तब प्राप्त होते हैं जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए या कोई समस्या आए, तब हमें पता चलता है कि नहीं, कोई तीसरी शक्ति है, ईश्वर है। मैंने इन 2 सालों में कोविड काल में बहुत कुछ खोया, लेकिन सब कुछ खोने के बाद भी ना एक तीसरी कोई ऐसी शक्ति थी जिसने मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी दी और मैं मोस्टली उन तकलीफ़ों से और उन समस्याओं से मैं बाहर आया। रेगुलर ब्लड डोनेशन भी करता हूँ, चूँकि हीमोग्लोबिन 15 और 16 के बीच रहता है, तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई तुम तो 2 बार दे दिया करो 3 महीने में। तो मैंने 68 टाइम ब्लड डोनेशन भी किया है, प्लाज्मा भी दिया है कोविड काल के दौरान। और प्रेरणा एक आश्रम है रायपुर में ब्लाइंड गर्ल्स का। मुझे अच्छे से मतलब ये महसूस होता है वहाँ जाने पे कि वो कदमों के हाथ से वो ब्लाइंड गर्ल्स जो है वो पहचान जाती हैं कि मैं आया हूँ। ये उनकी एक सेंस होती है। और पिछले लगभग 12 सालों से मैं लगातार उनसे राखी बंधवा रहा हूँ और एक भाई का फ़र्ज़ भी अदा कर रहा हूँ, जिसमें से मुझे खुशी है कि एक बेटी की उसमें शादी में भी मेरा सहयोग रहा, किसी की जॉब लगाने में भी मैंने मदद की। वो मैं नहीं करता हूँ, वो कोई एक शक्ति होती है जो मेरे से ये करवाती है। और जैसा मूक बधिर बच्चों का एक आश्रम है यहाँ पर कोपलवानी, वहाँ पे भी अभी जब मैं लास्ट टाइम गया तो वो टीचर ने पूछा कि कौन कौन जानते हो। इशारों से बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया और किसी ने ऐसा बताया कि हम इनको टीवी में देखते हैं, कोई बोले हम इनको यूट्यूब चैनल में देखते हैं। तो बड़ी खुशी होती है। मम्मी के पहली पुण्यतिथि पर मैंने एक पेड़ लगाया राजीव वन में। ये मेरे बैठे बैठे मुझे एक विचार आया मन में कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं। तो मैंने उस पेड़ को लगाकर उसकी एक जिम्मेदारी राजीव वन के स्टाफ को ही दी, जो कि वो वहाँ पे उसकी देखरेख करते हैं। नाम पट्टिका भी लगा दी और ट्री गार्ड भी मैंने कहा इस पे लगा दो। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी के नाम पर वो वृक्ष जब बढ़े तो लोगों को छाँव भी दे, फल भी दे, और ऐसा सभी को करना चाहिए। मेरा एक मैसेज भी है लोगों के लिए। कितने कितने पावन विचार हैं वाकई। ये जो विचार है यही हमारे व्यक्तित्व में प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि जैसा विचार बोलते हैं ना, जैसा मन वैसा तन। अगर आपका मन में विचार अच्छे रहेंगे तो आपकी जो शरीर है आपका वो भी अच्छा रहेगा, और मस्तिष्क और शरीर का जो आवरण होता है, उसका जो आचरण होता है वो आपके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। नितिन जी, 2 साल 2020, 2021 और अब तक भी पूरा विश्व एक ऐसे अनजाने दुश्मन की गिरफ्त में था जिसे हमने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था। मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। कोविड पूरी दुनिया के लिए एक विध्वंसकारी बीमारी साबित हुआ। आप भी कोविड से ग्रसित रहे और बहुत सा नुकसान आपको भी हुआ है। तो हम आपके दर्द को कुरेदना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आपका अनुभव ज़रूर लोगों के सामने आए कि आप कोविड से कैसे उभरे, और कोविड में जो बहुत से नुकसान जो आपको हुए उन नुकसानों से कैसे उभर पाए। मुझे मालूम है उस पर उभरना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी ये जीवन है और जीवन चलता रहता है। लेकिन उससे उभरने के लिए आपकी क्या प्रेरणा हुई? क्या आप धर्म की तरफ झुके या भगवान की शरण में गए, या आपने और क्या किया? तो कोविड का पूरा अनुभव बताया आप। कोविड का मुझे पता है जब फर्स्ट वेव आई, तब फर्स्ट वेव आने के बाद रायपुर में मुझे लगता है 2020 की बात है। 2020 में चौबे कॉलोनी में एक केस मिला था कोविड पॉजिटिव का, और उसके बाद जो एक मैसेज एकदम से एरियाओं को सील करना, एम्बुलेंस का आना, एम्बुलेंस में उस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव को ले जाना, उसके पूरे फैमिली को, वो मोहल्ले को पूरे सबके टेस्ट करना। उसी दौरान 1 महीने में मैंने भी मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल लोगों में छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कोविड पॉजिटिव मुझे ही हुआ। एम्स प्रशासन का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने 10 दिन उनकी देखरेख में मैं वहाँ रहा और उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट दी। कोविड का फर्स्ट वेव मेरे लिए ऐसा था कि मुझे कोविड हुआ, मैंने मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि मुझे ये एहसास हो गया था कि कोविड होने वाला है मुझे, क्योंकि मैं किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आ गया था। पर मुझे बाद में खुशी इस बात की हुई कि मेरी वजह से मम्मी पापा, मेरे फैमिली या मेरे दोस्तों में से किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने आप को 4 दिन पहले ही क्वारंटाइन कर लिया।
पर ये मैं तो ठीक हो गया, पर दुर्भाग्य देखिए कि उस साल तो कुछ नहीं, पर सेकंड वेव में मम्मी और पापा दोनों इसकी चपेट में आए और मम्मी की डेथ 2021 में हुई और बाद में कोविड, पोस्ट कोविड पापा को भी कुछ न कुछ लगातार चीज़ें लगी रही, तो अभी कुछ 2.5 या 3 महीने पहले फादर की भी डेथ हो गई। तो कोविड ने मेरी तो समझ लो पूरी ज़िंदगी हिला दी और बहुत कुछ खोया मैंने, जिसको मैं कभी पा नहीं सकता। देखिए, हम उन बातों को हम दोहराना नहीं चाहते थे, लेकिन ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि जिसे आना है उसे जाना है और हर वाकया कुछ ना कुछ दे जाता है। नितिन भंसाली आस्तिक कितने हैं? देखिए, मैं भगवान पे ही सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। ईश्वर है, तीसरी शक्ति है, इस चीज़ का एहसास होता है। जब कभी मैंने जैसा कि बताया आपको आपके इंटरव्यू में भी कि जब कभी मुसीबत आती है तो उस मुसीबत से लड़ने की क्षमता, उससे निकलने की क्षमता और बाद में अपने आप को फिर वापस काम करने के लिए खड़े करना, ये क्षमता कोई ऊपर में कोई तीसरी शक्ति है जो देती है। मैं रेगुलर पूजा पाठ पे बहुत भरोसा करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और साल में एक ही फास्ट करता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ फास्ट मत कर, फास्ट करने से भगवान नहीं कहते हैं कि भूखे पेट भजन कीजिए, पर ठीक है, लोगों की श्रद्धा है। तो मैं साल में एक ही फास्ट करता हूँ जन्माष्टमी का, और बाकी गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, इन सारे फेस्टिवल में मैं जितना हो सके बमलेश्वरी देवी के दर्शन साल में 2 बार करना, सिविल लाइन स्थित काली मंदिर में बिल्कुल 9 और 9 दोनों नवरात्रि के दोनों 9 दिन मंदिर में जाके पूजा पाठ करना, घर पे पूजा करना, इन चीज़ों को मैं बहुत मानता हूँ। और लोगों को भी ये कहूँगा कि भाई धर्म ही सब कुछ है, अपने धर्म का सम्मान करें और बच्चों को भी ये संस्कार दें। बहुत बड़ी आपने बात कही कि बच्चों को ये संस्कार देना ज़रूरी है और धर्म, आस्था, यही हमारा मूल है। और हम अगर मूल को भूलेंगे तो हम अपने मूल्यों को भूल जाएंगे। नितिन जी से बहुत सारी हमने ढेर सारी बातें कही। अब थोड़ा सा बहुत सीरियस नोट पे बात हो गई है, थोड़ा सा अब हम लाइट नोट पे बात आते हैं। नितिन जी, एक ऐसी समाज में गॉसिप्स है कि आप लड़कियों में बहुत पॉपुलर हैं। ये सही, देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ गॉसिप है, हो सकता है कि ये अफवाह हो, तो ये कितनी अफवाह है या सच्चाई है, या आप उस पर पर्दा उठा दीजिए। मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं बोला, पर ऐसी कोई पर्दे वाली बात ही नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऐसा कहता है पॉपुलर है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल एक सामान्य लोग हैं हम लोग और सामान्य लोगों के जैसा जीवन जीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता को एक संदेश जो नितिन भंसाली देना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की क्या पूरे देश की जनता को एक संदेश। देश की जनता को ये संदेश ये होगा, खासकर यूथ को मेरा एक संदेश होगा, यूथ पॉलिटिक्स से बहुत दूर भाग रहा है। महिलाएं भी दूर भाग रही हैं पॉलिटिक्स से। मैंने देखा है अक्सर टीवी चैनल्स में जब हम लोग डिबेट करते हो तो हमें पता होता है कि कुछ लोग बंद करो इसको, टीवी को, ये क्या, ये लड़ रहे हैं, ये सब ऐसे हैं, ये सब वैसे हैं, ऐसी बातें करते हैं। न्यूज़पेपर में पढ़ के भी गालियाँ बकना, इन चीज़ों के लिए उनको जिम्मेदार ठहराना, उन चीज़ों के लिए उनको जिम्मेदार ठहराना, घर से निकल के वोट नहीं देना। मैं ये चाहता हूँ कि देश का युवा पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, भागे ही नहीं। कहते हैं गंदगी है, तो मैं कहता हूँ गंदगी किस फील्ड में नहीं है, गंदगी सारे फील्ड में, अच्छे और बुरे लोग सारे फील्ड में। लेकिन इस गंदगी को यदि साफ़ करना है तो इसमें साफ़ सुथरे लोगों को ही उस गंदगी में उतर कर उस कीचड़ को साफ़ करना होगा। तो मैं यही मैसेज दूंगा यूथ को कि पूरा अपना काम धाम छोड़ के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राजनीति में आइए, पर राजनीति में अपनी सूझबूझ, परख और अपना इन्वॉल्वमेंट जरूर रखें, ये मेरी आप लोगों से एक अपील है। नितिन जी, अंत के सवाल से पहले एक अनंत सवाल है जो दर्शकों के मन में रहता है। आपकी मुस्कान भी बता रही है कि शायद आपको पता है कि हम क्या पूछने वाले हैं। अनंत कहा आपने, इसलिए मुझे लगा नहीं पता अनंत क्या है। अनंत, क्योंकि इसका कोई अंत हो नहीं रहा है। जिस दिन आप पूर्ण विराम लगाएंगे ये अनंत हट जाएगा। तो ये एक प्रश्न है कि हमेशा कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन के सफ़र में आगे बढ़ता है तो उसे एक हमसफ़र की भी ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा हमसफ़र जो उसका दोस्त हो, जो उसका राजदार हो, जो उसे हर दुख सुख में संबल दे, प्रोत्साहित करे, उसकी डांट को भी समझे, उसके प्यार को भी समझे। तो आप समझ रहे हैं हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। हम इशारा कर रहे हैं कि आप अभी तक कुंवारे क्यों हैं।
देखिए इसका एक लाइन में एक तो जवाब ये दूंगा कि तन समर्पित मन समर्पित, अब तो सारा जीवन समर्पित। ये प्रश्न आपने किया, ये प्रश्न वाकई मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली के अंदर भी काफ़ी चर्चा में है और टेंशन में भी रहते हैं लोग कि मैंने मैरिज नहीं की। खास करके मम्मी और पापा की डेथ के बाद तो सब लोग कुछ ज़्यादा सोचने लगे। पर मैं ये कह दूं कि ऐसा नहीं है कि विवाह करना बहुत ज़रूरी है, पर ऐसा बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है वो भी कोई गलत नहीं कहते होंगे। उनका कहना है कि नहीं, ये चीज़ें ज़रूरी भी है, सांसारिक चीज़ें भी। मैं एक सांसारिक व्यक्ति हूँ। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा या मुझे मेरे अनुसार कोई पात्र ऐसा मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पर ये निर्णय भी लूँगा। और मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ। मुझे अगर कोई अच्छा पात्र मिला तो बिल्कुल मैं विवाह भी करूँगा। ये भी एक आपको आपके प्रश्न का जो आपने क्या अनंत कहा, तो इस अनंत काल के प्रश्न पर मैंने ये पूर्ण विराम ये बोलकर लगा दिया कि जिस दिन मुझे ये लगेगा कि कोई पात्र जो है या कोई व्यक्ति जो है वो मेरे अनुसार है या मुझे समझ में आए या कोई ऐसी बात हो तो बिल्कुल मैं विवाह भी करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं अविवाहित ही रहूँगा। ये बहुत बड़ा खुलासा नितिन जी ने किया है, क्योंकि नितिन जी को जितने लोग भी जानते हैं, और ये मुझे मालूम है ये वीडियो जब रिलीज़ होगा तो बहुत से लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जो था उस पर मैं नहीं कहूँगा कि ये पूर्ण विराम नितिन जी लगाए, तो कॉमा लगाया है। अब पूर्ण विराम जिस दिन नितिन जी की शादी होगी उस दिन ज़रूर लगेगा। तो नितिन जी क्या अभी तक वो पात्र कैंडिडेट नहीं करना चाहिए, वो पात्र जीवन साथी जो बन सकती हैं वो नहीं मिली, या कभी ऐसा आपने कोशिश ही नहीं की? देखिए मुझे ऐसा लगता है मैं इस मामले को लेकर कभी सीरियस नहीं हुआ। मैंने गंभीरता से नहीं सोचा। मैंने अपने काम पर और अपने कैरियर पर ही ज़्यादा फोकस किया। और कहते हैं ना कि कैरियर और काम पर फोकस करने से जहाँ पे आपको अचीवमेंट और सफलता मिलती दिखे तो वो आदमी फिर उस सफलता को और अच्छे से पाने की दौड़ में लग जाता है। तो मैं उसी दौड़ में लगा रहा। जन सेवा मेरा प्रमुख उद्देश्य रहा। हो सकता है कि एक अकेला नितिन भंसाली बहुत कुछ कर सकता है। यदि वो सांसारिक मोह माया में फंसे तो शायद हो सकता है मैं किसी का कॉल अटेंड न कर पाऊँ। हो सकता है मैं संडे ये सोचूं कि मुझे मेरी फैमिली को देना है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं दिमाग में कि क्या मैं मैरिज करूँगा तो क्या फिर मैं इतना कर पाऊँगा। लेकिन जो सत्य है वो है, जैसा कि मैंने आपके वो अनंत काल का जो आपने एक शब्द लगाया, तो ठीक है कोई ऐसा व्यक्ति जो इन चीज़ों को, मेरे काम को, मेरे प्रोफेशन को, मेरी मेहनत को, मेरी लगन को और मेरे उद्देश्य को, मेरे सपनों को यदि समझेगा तो बिल्कुल उस समझदार व्यक्ति को मैं अपनाऊंगा और हो सका तो बिल्कुल मैं शादी करूंगा। इसमें कोई वो नहीं। तो ये बहुत ही सकारात्मक बात हमें कई सालों बाद सुनने मिली नितिन जी से। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने वाली कोई हमारी होने वाली भाभी जी भी इस वीडियो को देखें और नितिन जी की जो सोच है उसमें जो भी व्यक्ति खरा उतरता है वो इनका हम साथी, हम जोली, जीवन सफ़र बन सकती हैं। नितिन जी, ये कुछ लाइट नोट्स की बात थी, लेकिन जैसा आपने कहा कि मैंने इससे लाइटली लिया, सीरियसली नहीं लिया, तो हमें भी उम्मीद है कि आप जल्दी से शादी करें। और ऐसा नहीं है कि शादीशुदा लोगों के पास समय नहीं मिलता है। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने मुख्यमंत्री हुए, कितने मंत्री हुए, शादीशुदा लोग हैं। बहुत से उदाहरण हैं, ऐसा नहीं है। समझाते हैं लोग ऐसी बातें, जो बातें आप कह रहे हैं ऐसी बातें लगभग रोज 1 या 2 लोग समझाते हैं। बिल्कुल। और जिस दिन विधाता ने लिखा होगा उस दिन वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जाते जाते नितिन जी, कोई ऐसा काम जो अब तक आप राजनीति में करना चाह रहे हों और आपको मौका ना मिले? देखिए मौका और चौका, ये 2 शब्द एक ऐसे हैं कि मौका मिले तो बिल्कुल आपको चौका लगाना चाहिए। राजनीति एक मतलब इतना बड़ा फील्ड है, इसमें काम करने की एक तो कमी नहीं है। यदि आप 100 साल भी जिए तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना करें उतना कम ही है। रोज़ नए नए आइडियाज़ आते हैं दिमाग में। हम ये चाहते हैं कि इन आइडियाओं को कोई यूज़ करे या उन आइडियाज़ पे काम करें। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, और इसमें हम यदि कोई हमारे लीडर को कुछ चीज़ें जैसे हमारे मन में आती हैं और हम बताते हैं तो डेफिनेटली
वो उस पर वर्क भी करते हैं, और जब उस पर वर्क करते हैं तो खुशी होती है कि देखो हमने ये सोचा तो पार्टी इस लेवल पे इन कामों को कर भी रही है, और हम खुद भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो काम तो अनंत हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। नितिन जी, 2023 में अगले साल विधानसभा चुनाव है, 2024 में देश के आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। क्या छत्तीसगढ़ नितिन भंसाली को चुनाव लड़ते देख सकता है? क्योंकि 2018 में ऐसी बहुत सी खबरें आई थी, बहुत से मौके भी आए थे कि आप मतलब चुनाव लड़ ही लेते। हो सकता है कि वो फॉर्म ऑफ साइनिंग की भी बातें हो चुकी थी, जहाँ तक अखबारों की में ये जो प्रमुखता से खबरें आई थी, मीडिया में चर्चा में थी। क्या आने वाले समय में नितिन भंसाली जी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, जरूरी नहीं कि आप चुनावी राजनीति में चुनाव लड़कर और एक जनप्रतिनिधि बनकर, विधायक बनकर, पार्षद बनकर या सांसद बनकर ही क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकें। सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि चुनाव लड़ा जाए। मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, ना मेरी विधानसभा लड़ने की प्लानिंग है, ना मेरी लोकसभा लड़ने की प्लानिंग है। मेरी प्लानिंग है कांग्रेस की सरकार जो काम कर रही है, इन जन कल्याणकारी कार्यों को हम जनता के बीच में बेहतर तरीके से ले जाना, उसे मीडिया के माध्यम से अच्छे तरीके से प्रसारित करना, उस पर काम करना, और आने वाले 15 सालों तक या 20 सालों तक कांग्रेस की सरकार प्रदेश में कायम रहे, गरीबों की सरकार कायम रहे, इसके लिए काम करना। चुनाव लड़ना ये सब कोई हमारे हाथ की बाजी नहीं होती है। ये हम तो सभी कार्यकर्ता हैं। ये सब डिसाइड जो होता है वो हमारे केंद्रीय नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री, ये लोग करते हैं। पर मेरा ऐसा कोई अभी न विचार है, न मैंने ऐसी कोई जगह कोई ऐसी चूज़ की कि मुझे यहाँ से लड़ना है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस चीज़ पे मैं पूर्ण विराम लगाऊंगा कि चुनावी राजनीति में मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, और बाकी आप सभी के लिए मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। राजनीति समाज सेवा के लिए भी की जाती है, उसकी मिसाल है नितिन भंसाली जी। नितिन जी, आज 1 मई है, श्रमिक दिवस है, और आपकी सरकार ने बहुत सी योजनाएं श्रमिकों के लिए की है। 1 मई पे एक नई घोषणा भी हुई है, बोरेबासी, जो छत्तीसगढ़ के श्रमिक, या कहें कि पूरे देश में एक श्रमिकों का जो मान सम्मान बढ़ाया है आपकी सरकार ने, उस पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई। मतलब बोरेबासी कई लोग तो जानते ही नहीं थे कि होता क्या है। देखिए, बासी हम भी जानते थे, पर बोरेबासी की मीनिंग हमको माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद पता चली कि कैसे बोरेबासी होता है। तो अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, हमारी संस्कृति की पहचान पूरे देश में, हमारी संस्कृति के चर्चे हो, इसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो पहल की है, उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम हरेली की बात करें, हम तीजा की बात करें, हम पोला की बात करें, छत्तीसगढ़ में संस्कृति एक कल्चर होता है। हम महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र का कल्चर देखते हैं। महाराष्ट्र बहुत जाता हूँ मैं, वहाँ का गुजरात जाते हैं, गुजरात के कल्चर की चर्चा होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ के कल्चर की चर्चा नहीं थी। आज छत्तीसगढ़ का मॉडल, छत्तीसगढ़ का कल्चर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। वो खास करके मैंने तो हमारे कई राज्यों के मेरे दोस्त हैं, वो चीले की रेसिपी यूट्यूब से निकाल कर, ठेठरी, खुरमी, इनकी रेसिपी निकाल कर वहाँ पे घर पे बनवा कर खा रहे हैं, और कहते हैं यार ज़बरदस्त। वो और छत्तीसगढ़ आते हैं तो बोलते हैं हमें कि यार वो यहाँ पे व्यंजन कहाँ मिलेंगे, तो हम उन लोगों को गढ़कले वाले जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है इस दिशा में, और हम लोगों का सबका ये नैतिक फर्ज बनता है कि उनके कामों को हम आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। तो हम लोगों ने भी आज लगभग सभी लोगों ने बोरेबासी खाकर मजदूर दिवस की मजदूरों को शुभकामनाएं दी। बहुत बिल्कुल, ये अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार पहल है, और कि अपनी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, क्योंकि आज हम उस सभ्यता, उस संस्कृति की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो यही हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस संस्कृति और सभ्यता को, उस रीति रिवाज को, उस कल्चर को समझेंगी। तो हमने बहुत सी बातें की नितिन जी से, और बहुत सी रोचक बातें भी की, और बहुत से इनके जीवन के पहलुओं पे हमने चर्चा की। और जो एक क्वेश्चन मार्क था नितिन जी की शादी वाला, वो भी उन्होंने आज उस रहस्य को रिवील कर दिया, उस पर से भी पर्दा उठा दिया कि योग्य वधू की तलाश है, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा उस दिन शादी हो जाएगी। नितिन जी, हम अपने सभी अतिथियों से स्वराज मिशन के द पीपी शो के बारे में फीडबैक लेते हैं कि जो हमने ये पहल शुरू की है विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन
की गाथाओं को, उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की कहानी सामने लाने की, इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा प्रयास है। कैमरा सामने रखकर आपने हमारे बैकग्राउंड को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकता है कुछ लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत सारे इंटरव्यू किए, मैंने देखे, राकेश चतुर्वेदी जी का भी देखा, मैंने महापौर जी का इंटरव्यू भी देखा। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती, पर लोगों के मन में एक ऐसी वो रहती है, जिज्ञासा रहती है कि हम जाने कि ये व्यक्ति कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस व्यक्ति ने क्या किया। तो ये एक अनछुए जो कुछ पहलू होते हैं लोगों के, उन अनछुए पहलुओं को आप इस कैमरे के और इस आईटी के माध्यम से खोलकर आम जनता के बीच रखते हैं, तो बिल्कुल सारी चीज़ें पब्लिकली होनी भी चाहिए, पता रहना चाहिए पब्लिक को। हो सकता है कि इतने बड़े लोगों के, आपने सेलिब्रिटीज़ के भी कुछ इंटरव्यूज़ लिए, हो सकता है उनकी कुछ बातों से कुछ लोगों के जीवन पे भी कुछ अच्छे प्रभाव पड़े और वो भी और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो आपके शो की मैं बहुत बहुत तारीफ़ करूंगा और आप लोगों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आपके इस चैनल के उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करूंगा। आपकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बिल्कुल यही कोशिश रहती है कि इस शो के माध्यम से अगर कुछ लोगों को भी प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले, और इन तमाम विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन के जो अनुभव हैं उन्हें अगर वो अपने जीवन में चरितार्थ करें, तो मुझे यकीन है कि लोगों को फ़ायदा होगा। और लोग इसी चीज़ की तलाश में हैं, वो एक दोराहे पे हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो आपने बहुत सारी बातें बताई, अपने जीवन के बहुत से रहस्यों पर से पर्दा उठाया और युवाओं को बहुत सारी प्रेरणादायक बातें बताई। इसके लिए नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शेड्यूल में से ये समय आपने निकाल के दिया, और हम भी, स्वराज मिशन भी आपके उज्जवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई देता है आपको और शुभकामनाएं देता है, और ये मनाता है कि आप जल्द से जल्द शादी करें और एक नए जीवन की शुरुआत करें, और एक नए आपको कलेवर में लोग देखें। और आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे नितिन भंसाली, और आने वाले एपिसोड में एक ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति के साथ हम फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द स्वराज मिशन पे द पीपी शो। धन्यवाद।